सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में चर्चा करेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रसाद जी रचित कतिपय गीत जैसे कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो और आंसू कृति के भी कुछ काव्यांश पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इन काव्यांशों का अध्ययन करने से पूर्व जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। चूँकि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के इतने महत्वपूर्ण कवि, कहानीकार और नाटककार रहे हैं, तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो जानकारी साझा करने जा रहे हैं वह हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों आज की हमारी कक्षा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य जगत में न केवल कवि के रूप में सम्मानीय रहे हैं, अपितु एक कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार व निबंधकार के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत को आपने गौरवान्वित किया है। यहाँ हमें बहुआयामी व्यक्तित्व प्रसाद जी का देखने को मिल रहा है। एक ही साथ वे कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार इन विविध रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, हम सभी जानते हैं। तो कवि के रूप में प्रसाद जी निराला, पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। विद्यार्थियों, जब छायावाद के कवि चतुष्टय की बात की जाती है तो कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। और जब छायावाद के वृहत्त्रयी की बात की जाए तो छायावाद के वृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा को शामिल नहीं किया जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के लघुत्रयी में आती है और प्रसाद, निराला व पंत को वृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। अब हम नाटक लेखन की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार के रूप में प्रसाद जी जाने जाते रहे हैं। जब हम नाटक विधा का विकास क्रम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नाटकों में अपने अविस्मरणीय योगदान के कारण प्रसाद जी के नाम पर संपूर्ण एक युग का नाम ही प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरतन साहू था, जो कि दान देने में प्रसिद्ध थे, और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी था, जो कि कलाकारों और साहित्यकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। घर के इस वातावरण के कारण ही जयशंकर प्रसाद जी की जो रुचि और रुझान है वह कला और साहित्य के प्रति दिनों दिन बढ़ता चला गया। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह काशी के क्वींस कॉलेज में हुई थी, किंतु बाद में इन्होंने औपचारिक शिक्षा को छोड़ दिया था और इनकी समस्त शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। घर पर रहते हुए ही प्रसाद जी ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की आयु में ही सवैया लिखना प्रारंभ कर चुके थे और 9 वर्ष की आयु में प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था और अपने गुरु को दिखाया था। तो विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कलाधर उपनाम से कौन से कवि लिखते रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, एक तो जयशंकर प्रसाद जी जो कलाधर उपनाम से लिखते थे और कौन सी भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। क्षय रोग के कारण 14 नवंबर 1937 को काशी में प्रसाद जी का देहावसान हो गया था। अब हम प्रसाद जी के व्यक्तित्व के जो विविध आयाम हैं उन आयामों पर बात करते हैं और हम एक एक पक्ष को लेकर चलते हैं। प्रारंभ करते हैं हम प्रसाद जी रचित काव्य कृतियों से। उर्वशी, वनमिलन, बब्रुवाहन, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये कुछ प्रसाद जी रचित काव्य कृतियाँ हैं। इसमें से छायावादी काव्य कृतियों में स्थान दिया जाता है झरना से लेकर कामायनी। ये काव्य कृतियाँ छायावादी मानी जाती है और जो प्रारंभिक काव्य कृतियाँ हैं यह द्विवेदी युगीन काव्यगत प्रवृत्तियों को समाहित किए हुए द्विवेदी युगीन काव्य कृतियाँ मानी जाती है।
उर्वशी एक चंपू काव्य है। चंपू अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य। करुणालय गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में उर्वशी नाम से हमें एक अन्य रचना भी उपलब्ध होती है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमें यह सदैव स्मरण रखना है कि यह प्रसाद जी रचित उर्वशी नहीं है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ये जो प्रारंभिक काव्य कृतियाँ हैं ये प्रसाद जी के चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित है। विद्यार्थियों, चित्राधार काव्य संग्रह जिसमें प्रसाद जी की ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं, ब्रज भाषा की काव्य कृतियाँ संकलित है। तो यह भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रसाद जी की ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित की गई है। तो हमें याद रखना है चित्राधार। और ये जो छायावादी काव्य कृतियाँ हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इनका रचनाक्रम, क्योंकि परीक्षाओं में यह रचनाक्रम पूछा जाता रहा है, तो हमें इन्हें इसी क्रम में याद भी रखना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और दिए गए हैं। कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है और खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचना चित्र है। इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रसाद जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है? खोलो द्वार, जो कि 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखो विद्यार्थी, अभी हमने जो प्रसाद जी की काव्य कृतियों पर चर्चा की है तो हमने बताया कि प्रारंभिक काव्य कृतियाँ द्विवेदी युगीन कहलाती है और जो बात की प्रथम छायावादी रचना की बात करें तो यह है प्रसाद जी की खोलो द्वार। और छायावाद का प्रारंभ प्रसाद जी के ही काव्य संग्रह झरना से माना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि झरना काव्य संग्रह से ही हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने छायावाद का प्रारंभ स्वीकार किया है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, छायावाद का मैनिफेस्टो है सुमित्रा नंदन पंत रचित पल्लव रचना और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है जयशंकर प्रसाद रचित झरना काव्य संग्रह। आंसू जो 1925 में प्रकाशित हुआ मुक्तक शैली में रचित है और यह वस्तुतः एक विरह काव्य है। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिसके प्रथम संस्करण में 126 छंद थे और बाद में इसके छंदों का जो क्रम है उसमें परिवर्तन किया गया और इसमें नए छंद जोड़े गए और 64 नए छंदों को जोड़कर और पहले के छंदों का जो क्रम था उनको परिवर्तित करके इसका द्वितीय संस्करण 190 छंदों के साथ प्रकाशित किया गया। तो जो प्रथम संस्करण था उसमें हमें केवल निराशा ही दिखाई देती है। प्रसाद जी की जो व्यक्तिगत प्रेम पीड़ा है, विरह वेदना है, वही हमें उसमें दिखाई देती है। किंतु बाद के संस्करण में, द्वितीय संस्करण में प्रसाद जी की जो व्यक्तिगत प्रेम पीड़ा है, विरह वेदना है, उसका हम सामाजिकरण, वैश्वीकरण देखते हैं और एक आशा की किरण भी उस काव्य में हमें दिखाई देती है। लहर जो 1933 में प्रकाशित है, यह एक गीति काव्य है और वह 33 गीतों का समूह है, जिसमें से 4 तो प्रबंधात्मक ऐतिहासिक गीत हैं और इसके अतिरिक्त 29 आत्मपरक प्रगीतों को इसमें संकलित किया गया है। आत्मपरक प्रगीतों में प्रकृति निरूपण से संबंधित भी गीत हैं, प्रणय गीत भी है। और जो 4 प्रबंधात्मक ऐतिहासिक गीत हैं विद्यार्थियों, तो पेशोला की प्रतिध्वनि, आपने इस गीत का नाम अवश्य सुना होगा। यह हमारी छोटी कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल रहा है। पेशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये 4 प्रबंधात्मक ऐतिहासिक गीत भी लहर गीति काव्य में संकलित हैं। किंतु हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण कृति की, आधुनिक काल की महत्वपूर्ण कृति, छायावाद की महत्वपूर्ण कृति और जिन्होंने प्रसाद जी को अक्षय कीर्ति दिलाई, वह कृति है कामायनी। कामायनी खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है, जिसकी रचना प्रसाद जी ने 1935 में की थी और इस महाकाव्य में
मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश दिया गया है। कामायनी विद्यार्थियों वस्तुतः एक प्रतीकात्मक रूपक काव्य है, जिसके जो प्रमुख पात्र हैं वह प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार है। कुमार मनु और श्रद्धा का पुत्र है। तो इन चारों प्रमुख पात्रों के प्रतीक हमें याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मनु यहाँ मन के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि और कुमार जो है वह आधुनिक मानव का प्रतीक है। कामायनी का जो मूल लक्ष्य है वह है आनंदवाद की स्थापना करना। प्रसाद जी ने इस काव्य कृति में समरसता पर बल दिया है। आज के जो भौतिकवादी युग में मनुष्य अपने मन, हृदय और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और इसी कारण वह आनंद को भी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यदि हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारे मन, हृदय और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। इसी बात पर कामायनी में प्रसाद जी ने बल दिया है। कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञ दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। यह भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रत्यभिज्ञ दर्शन की अभिव्यक्ति शैव दर्शन के अंतर्गत जो आता है यह कामायनी में अभिव्यक्त किया गया है। कामायनी की कथा देव सृष्टि के विनाश के पश्चात जल प्रलय में, जल विप्लव में जीवित शेष बचे मनु की कहानी है। यह कहानी मूल रूप से शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इतिहास और पुराणों की सहायता से भी इस कथा को विस्तार दिया गया है। यह जो कथा है 15 सर्गों में विभक्त है। सर्ग का तात्पर्य है विद्यार्थियों एक खंड या अध्याय। तो इसके जो कुल 15 सर्ग है, इन सर्गों का क्रम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो यहाँ 15 सर्गों को क्रमानुसार लिखा गया है। हमें प्रथम सर्ग और अंतिम सर्ग का नाम तो अवश्य ही याद रखना है। कामायनी में छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का मणि कांचन संयोग देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा है। अब हम बात करें इनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष की। प्रसाद जी जो एक कहानीकार के रूप में भी उतने ही लोकप्रिय और सफल रहे हैं जितने कि एक कवि के रूप में। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है, जो 1909 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी है, जो इनके 5 कहानी संग्रह में संकलित है। प्रथम कहानी संग्रह का नाम है छाया, जो 1912 में प्रकाशित हुआ, और छाया के पश्चात प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद जी की कहानियों की हम मुख्य विशेषता की बात करें तो प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान जो उच्च कोटि के भाव हैं इन्हें प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ प्रसाद जी की कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण, भारत का गौरवमयी अतीत, स्वप्निल भावुकता और कल्पना की ऊंची उड़ान, ये सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। वस्तुतः जो प्रसाद जी की कहानियाँ हैं वे भावना प्रधान हैं। पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, मधुआ, गुंडा, बिसाती, बेड़ी, सालवती, छोटा जादूगर आदि प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और इन कहानियों में जो पात्र प्रसाद जी ने प्रस्तुत किए हैं वे पात्र भी हिंदी कहानी जगत में अमर बन गए हैं। जैसे पुरस्कार की मधुलिका, आकाशदीप की चंपा, मधुआ का जो शराबी है, गुंडा का ननकू सिंह, ये सभी पात्र आज भी हिंदी कहानी जगत में पहचाने जाते हैं। अब हम बात करें प्रसाद जी रचित नाटकों की, तो प्रसाद जी ने कुल 13 नाटकों की रचना की है, जिसमें से सर्वाधिक 8 नाटक इनके ऐतिहासिक हैं और प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में ही जाने जाते हैं। इन्होंने 3 पौराणिक और 2 भावात्मक श्रेणी के नाटक भी लिखे हैं। नाटकों में भी प्रसाद जी ने भारत का जो गौरवमयी अतीत है उसका चित्रण किया है और इसी के साथ देशवासियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम का भाव उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करने की जो
राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास उन्होंने करने के लिए अपने नाटकों में बहुत ही सुंदर गीतों का संयोजन किया है। जैसे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी प्रकार जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह भी प्रसाद जी रचित चंद्रगुप्त नाटक में संकलित है। और इसमें भारत के प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का हृदयहारी चित्रण किया गया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के जो विषय हैं वह बौद्धकाल, मौर्यकाल और गुप्तकाल से लिए हैं, जो कि भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग माने जाते रहे हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का बहुत ही संतुलित समन्वय किया है। प्रसाद जी ने जहाँ एक ओर कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक आदि तत्व तो भारतीय नाट्यशास्त्र से लिए हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्द्वंद्व, संघर्ष, व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्य कला से लिए हैं। प्रसाद जी के नाटकों को लेकर एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं न ही दुखांत, अपितु प्रसाद जी के नाटकों को प्रसादांत की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है, प्रसाद जी के नाटकों का जो मुख्य पात्र है वह अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है। प्रसाद जी के नाटकों पर विद्यार्थियों एक गंभीर आरोप भी लगाया जाता है, और यह आरोप है कि प्रसाद जी के नाटकों को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में विस्तृत और विशृंखलित कथानक लिए गए हैं। दृश्यों की बहुत अधिकता होती है, लंबे लंबे स्वगत कथन है, दार्शनिक उक्तियां हैं अत्यधिक, और भाषा भी इनकी संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा होने के कारण क्लिष्ट भाषा के रूप में सामने आती है। तो इसी कारण इन्हें रंगमंच के पर अभिनीत करने योग्य नहीं माना जाता है। तो विद्यार्थियों, एक बात यहाँ बता दूँ कि जब प्रसाद जी ने नाटक लेखन प्रारंभ किया था तो उस समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, और इसी कारण उनके जो प्रारंभिक नाटक हैं वो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम है। किंतु प्रसाद जी एक प्रयोगधर्मी नाटककार रहे हैं, और इन्होंने कालांतर में जो भी नाटक लिखे उनमें शिल्प और विषय दोनों ही दृष्टि से प्रयोग किए हैं, और कालांतर में लिखे गए जो नाटक हैं वह कुशलतापूर्वक रंगमंच पर अभिनीत किए जा सकते हैं। और ध्रुव स्वामिनी इसका सशक्त उदाहरण है, क्योंकि इसे बहुत बार रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत भी किया जा चुका है। इनके प्रमुख नाटकों की बात करें तो विशाख, अजातशत्रु, एक घूंट एकांकी की श्रेणी में आता है, और हिंदी साहित्य के कतिपय इतिहासकार तो एक घूंट से ही हिंदी में एकांकी विधा का सूत्रपात मानते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ जो कि पौराणिक नाटक है, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उल्लेखनीय नाटक है। प्रथम नाटक प्रसाद जी का सज्जन है, और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध चर्चित नाटक रहे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में तो हमें आज के युग का नारी विमर्श देखने को मिलता है। उपन्यासों की बात करें तो प्रसाद जी ने केवल 3 ही उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें से इरावती जो इनका अंतिम उपन्यास है अधूरा उपन्यास है। निबंधों की बात करें तो इनका निबंध संग्रह का नाम है काव्य कला व अन्य निबंध, जो प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता रहा है। यथार्थवाद व छायावाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, ये प्रसाद जी रचित कतिपय अन्य निबंधों के नाम हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा कि प्रसाद जी जो छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, न केवल कवि अपितु एक सफल कहानीकार, एक सफल नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हमने इनका बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व यहाँ देखा है। उम्मीद करते हैं आपको जो यहाँ जानकारी वीडियो में साझा की गई है ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।